Hello student, this is video number 2nd ongoing chapter manufacturing industries class 10 subject geography. Now in the previous video we have discussed what is the meaning of manufacturing industries and also the contribution of manufacturing industries to the national economy and also the industry and their locations. Now today we have discussed the classification of industries. ठीक है, अब देखिए आपने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ देखी होगी मार्केट में। जब भी आप कहीं जाते हैं या किसी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में अगर आप गए होंगे कभी, तो आपने अलग अलग वहाँ पे सेक्टर्स के लिए कॉटन मिल्स अलग होते हैं, कॉटन फैक्ट्रीज अलग होते हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज अलग होते हैं, कारपेंट्री का अलग होता है, कलर का अलग होता है। सो देयर आर द सो मेनी डिफरेंट फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ऑल्सो। अब ये क्यों होते हैं, इनके अंदर कैसे होते हैं, आप इनको कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो नाउ वी हैव डिस्कस फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, इनको और भी डीपली इसको क्लासिफिकेशन किया कि आपको और इजी समझ में आए। देखिए फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो बेटा रॉ मटेरियल पे बेस्ड हो। अगर आप वहाँ पे रॉ मटेरियल को सप्लाई नहीं करेंगे तो वो जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे वर्क नहीं होगा, कोई भी वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा, बिकॉज उनके लिए नीड ही रॉ मटेरियल होगा। ठीक है, सो देयर आर द सम फैक्ट्रीज। फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज। ठीक है, अब देखिए दीज आर द इंडस्ट्रीज विच ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रो बेस्ड, दैट मीन्स एग्रीकल्चर बेस्ड फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज। अगर आप यहाँ पे रॉ मटेरियल्स हम वहाँ पे सप्लाई नहीं होगा या रॉ मटेरियल्स वहाँ पे नहीं जाएगा तो वो इंडस्ट्रीज किसी भी काम को नहीं कर पाएंगी। सो देयर आर सम एग्जाम्पल, जैसे कॉटन हुआ, वुलन हुआ, जूट हुआ, सिल्क टेक्सटाइल, रबर एंड द शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल्स। तो ये वो फैक्ट्रीज़ हैं, वो रॉ मटेरियल्स है जो अगर आप वहाँ पे सप्लाई करेंगे किसी भी इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कॉटन, अगर आपको आप जब कॉटन वहाँ पे जाएंगे तभी वहाँ पे ड्रेसेस बनेंगे या क्लोथ बनेंगे। वुलन्स, अगर ऊन जाएंगे तभी वहाँ पे ऊन से कपड़े बनेंगे। वुल, जूट, ठीक है, जूट को वी ऑल्सो गोल्डन फाइबर, ठीक है, जो रेशेज होते हैं इनको हम जूट को गोल्डन फाइबर्स भी कहते हैं। अब देखिए सेकंड है मिनरल बेस। ठीक है, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके बेस पे कंपनीज वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज सेटअप होती है। जस्ट लाइक दीज आर द इंडस्ट्री विच ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड द स्टील, ठीक है, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स एंड केमिकल्स। तो ये वो फैक्ट्रीज हैं बेटा जहाँ पे अगर आप मिनरल्स रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज़ नहीं होंगे तो ये फैक्ट्रीज नहीं। सो देयर इज़ द टू basis on the raw materials, agro based and the mineral based. Now the second according to their main roles. ठीक है, अब देखिए बेसिक और द की इंडस्ट्रीज। कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज होती है लाइक दे आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट हैज रॉ मटेरियल्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्स देयर गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड द कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग होता है गलाना। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, कॉपर को गला के उससे कुछ और चीज़ बनाएंगे। ठीक है, एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दे आर द प्रोड्यूस द गुड्स जो डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर्स, जहाँ पे डायरेक्ट उसको यूज़ करता है बेटा। जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, शेविंग मशीन्स है, फैंस है, इनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, सो देयर इज द कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्रीज। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हम अपनी कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो देयर इज द ए स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री एंड सेकंड इज द लार्ज स्केल्स इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे आप एक लिमिट तक ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो देयर आर द डिफरेंस बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल्स। सो फर्स्ट द स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री। अब देखिए स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री आप किसे कहेंगे, इज डिफाइंड विद द रेफरेंस ऑफ to the maximum investment is allowed in the ₹1 करोड़। ठीक है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे आप मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज़ को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा आप उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्रीज़ में या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लिमिट क्या हो गया, 1 करोड़ रुपीज़। सेकंड है लार्ज स्केल। अब देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर डिफाइंड टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मोर देन द 1 करोड़। अब आप इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपके पास पैसा है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब देखिए ओनरशिप होता है एकाधिकार, मालिक। ठीक है, कुछ होती है जो बेटा पब्लिक की होती है, कुछ होता है प्राइवेट की होती है। देयर इज द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आल्सो एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। सो बेसिस ऑफ द ओनरशिप देयर आर द 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, सेकंड इज द प्राइवेट सेक्टर, थर्ड इज द जॉइंट सेक्टर एंड फोर्थ इज द कोऑपरेटिव सेक्टर्स। नाउ
पब्लिक सेक्टर ऑन एंड ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। देखिए पब्लिक सेक्टर की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है उनको आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो यूनियन गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो कॉर्पोरेशन से उसको डील करती है बेटा। जैसे भेल और ऐसे है सेल। देयर इज़ द टू पेट्रोलियम ये कंपनीज है बेटा, इंडस्ट्रीज़ है, इन दोनों को आप पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व करेंगे। नाउ द प्राइवेट सेक्टर जो बेटा इंडिविजुअल पर्सन का होता है, इंडस्ट्री ऑन एंड ऑपरेट बाय द इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप, या तो आप कोई पार्टिकुलरली एक पर्सन उसको ऑपरेट करेगा या द मेंबर ऑफ द बॉडीज, ठीक है, जो भी उसके ग्रुप बन गया और वो ग्रुप उसको ऑपरेट कर रहा है, लाइक द टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज। सो ये सब प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज है। नाउ जॉइंट सेक्टर्स, ठीक है, जॉइंट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज में, ठीक है, डाबर इंडस्ट्रीज को 2 बार लिख दिया गया है। ये कोऑपरेटिव सेक्टर वाला आप कट कर देना बिकॉज ये प्राइवेट सेक्टर में आएगा। जॉइंट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज which are the jointly run by the state and the individuals or the group of individuals. Oil India Limited OIL is the jointly owned by the public and the private sector. यहाँ पे कुछ पार्ट गवर्नमेंट का भी होता है और कुछ पार्ट आपकी प्राइवेट सेक्टर्स का भी होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर द ओन एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर्स और द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स वर्कर्स एंड और द बोथ। कोऑपरेटिव होता है सहकारी समितियाँ। ऐसा सहकारी सेक्टर्स के अंदर बेटा क्या होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल्स, उसमें भी उनका इनपुट होता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, एंड सेम आल्सो द वर्कर्स। तो सभी का इसमें कुछ इक्वली परसेंटेज होता है, सबका इसमें मालिकपन होता है कि सबका कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है। द पूल ऑफ द रिसोर्सेज एंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉसेज ऑफ द प्रोफेशनली। देखिए अगर उनको लॉस हो रहा है तो भी वो सबका इक्वली होगा, उनको प्रॉफिट हो रहा है देन वो सारे इक्वली उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल द शुगर इंडस्ट्री इन द महाराष्ट्र एंड द चॉर इंडस्ट्री इन केरला। On the basis of the bulk of the raw material used industries can be further divided in the 2 categories. अगर आप रॉ मटेरियल्स को कितना यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेवल पे, हाई लेवल पे कर रहे हैं, हैवी कर रहे हैं या लाइट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट बनते हैं, ट्रेन्स बनते हैं, या तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आयरन को हम यूज़ करते हैं, हैवी आयरन को यूज़ करते हैं। सो इंजीनियरिंग का जो भी सेक्टर होता है बेटा, जहाँ पे इंजीनियरिंग का वर्क होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज लाइक आर द हैवी इंडस्ट्रीज, जहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम इंक्लूड करेंगे। लाइट इंडस्ट्री लाइक द इलेक्ट्रिसिटी गुड्स इंडस्ट्रीज, जहाँ पे लाइट से रिलेटेड इक्विपमेंट बनते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर द डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एज द रॉ मटेरियल। Now we have discussed step by step first agro-based industries and the cotton, jute, silk, woolen, textile, sugar, edible oils are these industries or the agriculture as the raw materials. अब देखिए इनमें सबसे पहले अगर आप डिस्कस करेंगे so there is the textile industries, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके इंडिया का सबसे एशियन एक इंडस्ट्री है जो पहले यहाँ पे सेटअप हुआ। सो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज द वाइटल पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, हैज़ द कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली on industrial production, employment, foreign exchange, earning. This is the self-reliant industry and some of the textile industries the sub टाइप्स are. देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक इंडिया में एक वाइटल पोजीशन पे है और जो इंडियन आपकी इकोनॉमी है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ना केवल आपके प्रोडक्शन में उसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लोग इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं यहाँ के, जो वर्क में इंगेज है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन में आप अपने जो गुड्स को सेल करेंगे तो वहाँ से आपको फॉरेन कैपिटल्स मिलेगा एंड देयर इज़ द सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी है बेटा, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल को। इन द एशियन टाइम, देखिए कॉटन टेक्सटाइल जो कपड़ा उद्योग है बेटा, कपड़ा जो व्यवसाय है वो शुरू से हो रहा है, ठीक है ना। तो इन द एशियन टेक्सटाइल द कॉटन वर द प्रोड्यूस बाय द हैंड वीविंग। पहले जो हाथ से बुनकर्स जो लोग होते थे वो हाथ से कपड़ा बनाते थे, ड्रेस बनाते थे, ऊन से बनाते थे। बट इन द 18th सेंचुरी जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है और वहाँ पे नई नई इन्वेंशंस होते हैं, तो वहाँ पे बन जाता है पावर लूम्स, ठीक है। पावर लूम्स ऐसी मशीन्स होती है जो थ्रेड्स को बनाती थी, ठीक है, धागे को बुनकर जिस तरह बुनने वाला बुनाता है हाथ से, वो थ्रेड्स जो भी होती थी उनको वो मशीन एक साथ 5-6 आदमियों का काम एक साथ करने लग गया। तो पावर लूम जब इन्वेंट हुआ तो ये जो ट्रेडिशनल वर्क हो रहा था, जो हाथ से हो रहा था, वो रिप्लेस किससे हो गया, मशीनरी सिस्टम से हो गया। सो द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इज इंडिया सफर्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल बिकॉज इट कुड नॉट बी कम्पीट विद द मशीन मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, हमारा टाइम जब कॉलोनियल टाइम था,
और उसी समय इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल था, जो भी कच्चा माल होता था, वो इंग्लैंड वाले अपनी कंट्री में ले जाते थे और वहाँ पे क्योंकि उनके पास मशीनें बन गई थी, पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन बन गया था, तो उस रॉ मटेरियल से वो क्या करेंगे बेटा, वहाँ पे एक प्रिपेयर गुड्स बनाएंगे, ड्रेसेस बना रहे, कपड़े बना रहे और उसी को वापस इंडिया में आके सेल कर रहे। सो इसलिए जो इंडियंस इंडस्ट्रीज़ थी उनको ये कम्पीट करना, बिकॉज यहाँ पे हाथ से काम हो रहा है और वहाँ पे मशीन से हो रहा है, तो जो मशीन मेड क्लोथ थे वो सीधे इंग्लैंड से बन के इंडियन मार्केट में सेल आउट हो रहे थे। सो द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसंट्रेटेड टू द अर्लियस्ट टाइम इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ द महाराष्ट्र एंड द गुजरात। प्रेजेंटली महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूस। तो उस समय बेटा महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा हो रहा था, गुजरात में अहमदाबाद, जिसको आप टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं, इन टॉकिंग अबाउट राजस्थान, भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंटली हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पे लीडिंग कॉटन इंडस्ट्रीज़ अभी ग्रोइंग में है और वो अपना अच्छी तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट, जूट टेक्सटाइल। इंडियाज रैंक इन द जूट वी आल्सो नोन इन द फाइबर, उसको हम बोलते हैं फाइबर कैटेगरीज में आता है बेटा वो, फाइबर्स, गोल्डन फाइबर्स आल्सो, जूट भी नोन एज द गोल्डन फाइबर, सुनहरी रेशा भी उसे कहते हैं बेटा। सो इंडिया रैंक इन द फर्स्ट इन द जूट प्रोडक्शन एंड इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर द बांग्लादेश। देखिए, जूट उत्पादन में भारत का पहला स्थान है और एक्सपोर्ट करने में ये सेकंड नंबर पे आता, फर्स्ट इज द बांग्लादेश। सो द जूट मिल्स आर द क्लस्टर्स इन द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल इन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, सिंस इज द लोकेशन ऑफ द फेवरेबल फॉर द जूट कल्टिवेशंस। अब देखिए, वेस्ट बंगाल का जो हुगली रिवर्स का वाला जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट कल्टिवेशंस होता है, जूट की खेती होती है। इन एक्सपेंसिव वाटर्स ट्रांसपोर्ट एंड द एविडेंट वाटर्स ऑफ द प्रोसेसिंग द रॉ जूट अलॉन्ग विद cheap labors are available, such as the eco-friendly and the biodegradable materials has the crushed the revivals of the jute इंडस्ट्री। सो वहाँ पे आपको देखिए जो ट्रांसपोर्ट होगा वो भी इनएक्सपेंसिव होता है, इतना ज़्यादा वहाँ पे पैसा नहीं होता है, ईजिली उनको वर्कर मिल जाते हैं। सो यहाँ पे वेस्ट बंगाल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।